तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसको देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ये क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन को। ये अवतल लेंस है और इसकी दो वक्रता त्रिज्या होती है। ये वाली वक्रता त्रिज्या R1 होती है, ये वाली वक्रता त्रिज्या R2 होती है, और ये वाली इस डायरेक्शन में माइनस होगी, इस डायरेक्शन में प्लस होगी। यहाँ पे आपको चिन्ह भी देखने को मिल रहा है। और इसमें दिया हुआ है कि ये प्रत्येक पृष्ठ का मतलब है दोनों पृष्ठ। तो यहाँ पर R1 की भी 30 होगी और R2 की भी 30 होगी, लेकिन इसका चिन्ह ऋण और धन इसी हिसाब से लगा देंगे। तो -30 सेंटीमीटर R1 हो गया, +30 सेंटीमीटर R2 हो गया। n का मान 1.5 है। लेंस मेकर फार्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, लेंस मेकर फार्मूला है। इस फार्मूले में मान रख देंगे। n का मान 1.5 दिया हुआ, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ 1.5, और ये हो गया 1/R1। यहाँ पे चिन्ह समेत रखना है, तो R1 का मान -30 है और R2 का मान +30 है, जो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और अंत में इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास f बराबर -30 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको जल्दी से करना है हम लोगों को, और देखते हैं इसमें सारे न्यूमेरिकल आज लगाने हैं इसके। यहाँ पर अगले न्यूमेरिकल की अगर हम बात करते हैं तो अगला न्यूमेरिकल हमारा है, यहाँ पर देख लीजिए, अगला न्यूमेरिकल है 2 वोल्ट विभवांतर में आवेशित 10 माइक्रोफेरेड धारिता के संधारित्र की स्थिति ऊर्जा की गणना करो। ये है दूसरे का इंगा। आप देख पा रहे हैं दूसरे का इंगा यहाँ पर दिया हुआ है, ये दूसरे का इंगा है। इसको देख लीजिए, 2 वोल्ट विभवांतर में आवेशित 10 माइक्रोफेरेड धारिता के संधारित्र की स्थिति ऊर्जा की गणना कीजिए। तो यहाँ पर हमको स्थिति ऊर्जा निकालनी है। स्थिति ऊर्जा का सूत्र होता है दोस्तों U बराबर 1/2CV², और आपको C और B का मान चाहिए। C का मान दिया है 10 माइक्रोफेरेड, जिसको हम फेरेड में बदलेंगे। यहाँ पर आपको जानकारी हो चुकी होगी कि जो मिली होता है वो 3 होता है, माइक्रो 6 होता है, पिको मिली होता है 6, मिली 3, माइक्रो 6, नैनो 9 और पिको होता है 12। इसको हमेशा याद कर लीजिए, कभी भी माइक्रो, नैनो, पिको इसका कॉन्सेप्ट आता है। तो सी का मान यहाँ पर देख लीजिए, फेरेड में बदल दीजिएगा। 10 की घात, चूँकि यहाँ माइक्रो का 6 होता है तो ये 10 की घात -6 लगा दीजिएगा, और इसके बाद वोल्ट दिया हुआ है, यहाँ पर 2 वोल्ट दिया हुआ है। सी और बी का मान रखिएगा। V² का मतलब है 2 बार मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 1/2 से 2 का स्क्वायर कट जाएगा, केवल 2 बचेगा, 2 दाम 20 हो जाएगा, 10 की घात -6 इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हुआ। तीसरे के खा पे चलते हैं। तीसरे का क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, आप इसको देख पा रहे हैं। यहाँ पर तीसरे का खा देखते हैं। इसमें लिखा है 200 वोल्ट के विभव पर स्थित एक बिंदु से 250 वोल्ट पर स्थित एक दूसरे बिंदु तक आवेशित कण की गति करने के लिए उसकी गतिज ऊर्जा में 10 जूल में कमी हो जाती है, और उस कण का आवेश ज्ञात कीजिए। पहले हमको देखना है कि क्या क्या दिया हुआ है। आप यहाँ पे पहली बात तो ये देख रहे हैं कि 200 वोल्ट था और 250 वोल्ट हो गया, तो जो इसका विभवांतर होगा V2 - V1 हो जाएगा। 250 में 200 घटा देंगे और ये 50 वोल्ट आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, इसमें दिया गया है 10 जूल ऊर्जा की कमी होती है। इसका मतलब ये हमारी ऊर्जा या कार्य एक ही मात्रक होता है, 10 जूल ये हो गया। सूत्र लगा देंगे V बराबर W/Q। W और Q का मान इसमें रख देंगे, और हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो W/10/50 1/5, और ये फाइनल आंसर आ गया 0.2 कूलम। तो V बराबर W/Q, तो Q बराबर W/V। इस फार्मूले से इसको हमने चेंज किया, और ये 10/50 करके 5 धामा 50, 10×50 होता है, 1/5, 1/5 को सॉल्व करेंगे, 0.2 कूलम इसका आंसर आ जाएगा। चौथे के खा पे चलते हैं। चौथे का खा क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए। चौथे के खा में एक प्रकाश वैद्युत पदार्थ का कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और उस प्रकाश का तरंग दैर्घ्य ज्ञात की जिसके लिए संस्थित विभव का मान 2.5 है। पहली बात तो हमको जो निकालना है उसका सूत्र मालूम होना चाहिए। तो संस्थित विभव का सूत्र होता है Emax बराबर EV0। ये ध्यान रखिएगा, ये है संस्थित विभव आपका। इसको निकालने के लिए हमको सबसे पहले कार्यफलन निकालना पड़ेगा। तो हमने इसमें कार्यफलन निकाल लिया। कार्यफलन का मान जो दिया है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, जो कि जूल में बदलेंगे तो 1.6 × 10 की घात ऋण 19, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल होते हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर हमने इसको जूल में बदल लिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट को। ये हमारा कार्यफलन निकल आया। संस्थित विभव का मान 2.5 वोल्ट दिया हुआ है। तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है, तो हम सबसे पहले ऊर्जा निकाल लेंगे। ऊर्जा जो Emax होती है वो EV0 होती है। कई बार इस सूत्र का प्रयोग हो रहा है। जब कभी हम लोग कट ऑफ वोल्टेज यानी संस्थित विभव का मान निकालते हैं तब भी सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो Emax बराबर EV0 हो गया, और इसका मान आप देख लीजिए, यहाँ पर E का मान रख देंगे 1.6 10 की घात 19, और V0 का मान अभी 2.5 वोल्ट है, इसको हमने रख दिया। ऊर्जा जूल में निकलती है, यहाँ जूल चल रहा है, और इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो 4 × 10 की घात 19 आ जाएगा। आगे इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पर हमको अधिकतम गतिज ऊर्जा निकालनी है, तो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लगाना पड़ेगा। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण हमारा होता है Emax = E - φ0। φ0 हम निकाल चुके हैं यहाँ पीछे से, और उसको यहाँ पर रख देंगे।
तो ई का मान एस सी अपान लेमडा कर देंगे, क्योंकि ई लेमडा ही हमको निकालना है, तो ई को ब्रेक कर देंगे एस सी अपान लेमडा में, और इस एस सी अपान लेमडा की वैल्यू ये आ जाएगी। इसको आप सिलसिलेवार इस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको सिलसिलेवार सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है लेमडा की वैल्यू इस प्रकार से आ जाएगी 1904 × 10 की घात ऋण 10 मीटर। ये कैलकुलेट किया गया है, यहाँ पर एक छोटा सा डिवाइड है, आप देख लीजिएगा, और इसके बाद लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 1904 एंगस्ट्रॉम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चौथे का कहा। यहाँ पर लिखा हुआ है 60 डिग्री कोण वाले प्रिज्म में प्रकाश किरण डालने पर न्यूनतम विचलन का कोण 30 डिग्री प्राप्त होता है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन आपने इसके पहले भी लगाया है, मैंने मॉडल पेपर दिया था, और उस मॉडल पेपर में आपने क्वेश्चन देखा था कि ये क्वेश्चन लगाया गया था। तो आपको पता है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र होता है। पहले सबसे पहले जानना जरूरी है कि सूत्र क्या है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालना है तो उसका सूत्र हमें मालूम होना चाहिए, साइन ए प्लस डेल्टा एम अपान 2 अपान साइन ए अपान 2, जहाँ पे ए प्रिज्म का कोण है और डेल्टा एम न्यूनतम विचलन का कोण है। इसको रख दिया हमने, ए का मान 60 अंश से यहाँ पे दिया हुआ है, और डेल्टा एम का मान 30 दिया है, और ये इसको कैलकुलेट कर लिया। इसको आपने कैलकुलेट किया तो ये आपके पास आ गया 2/√2, जो कैलकुलेशन आप देख रहे हैं। और इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे और आपके पास दिखाई पड़ जाएगा कि ये 2 को 2 बार √2 में लिख सकते हैं, और एक √2 कट जाएगा। √2 का मान 1.414 होता है। इसको आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकल गया। चौथे का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा है चौथे का इंगा। चौथे का इंगा में यहाँ पर एक चित्र बनाया गया है। इस चित्र में एक तार है ABC एक तार है, और इसमें समकोण त्रिभुज बना हुआ है। यहाँ पर 90 अंश मान सकते हैं कि ये थीटा कोण मान सकते हैं। तो इसमें एक धात्विक तार जो है ये अपने तल पर 2 मीटर पर सेकंड की चाल से जो है एक समान चाल से गति करता है। तल के लंबवत B 0.5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र लगा हुआ है। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देनी है कि अगर मान लीजिए अगर ये तार है और यहाँ पर कोई चुंबकीय क्षेत्र है, तो कहीं कहीं पर ऐसा होगा कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और ये तार की दिशा समान हो जाएगी। वहाँ पर हमको, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये देखिए दिशा समान हो जाएगी, तो हमको जो विभवांतर है यानी विद्युत वाहक बल 0 वोल्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ये इसमें सबसे बड़ी खास बात है। तो सवाल काफ़ी बड़ा है और इसको आप शुरुआत से देख लीजिए। यहाँ पर ये सवाल दिया गया है, इसमें दिया गया है जो कुछ आपको दिया गया है उसको आप लिख लेंगे। B बराबर 2 मीटर पर सेकेंड, B बराबर 0.5 टेस्ला। अब हम तार BC के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करेंगे, तो इसका फार्मूला होता है E = BBL sin थीटा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अगर इधर तुलना करते हैं तो 90 अंश का कोण बनता है। ये 90 डिग्री फिगर देख लीजिए, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो थीटा बराबर यहाँ पर हमको 90 डिग्री रख देना है, ये साइन थीटा इसकी जगह पर 90 डिग्री रख देना है, और इसको कैलकुलेट कर देंगे। तो 5 दूनी 10 और 4 एकम 4, 4.0 और साइन 90 का मान 1 होता है, आपको जानकारी होगी। और ये E बराबर 4 वोल्ट आ जाएगा। BC के सिरों पर विभवांतर ये है आपका B और ये है C। इसके सिरों पर जो विभवांतर आएगा BC के सिरों पर, चूंकि यहाँ पर आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसी देख रहे हैं और ये तार ऐसा है, तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। एक ऐसे है और एक ऐसे है, तो 90 डिग्री का एंगल बन जा रहा है बीच में। तो यहाँ पे 90 डिग्री रखेंगे। AC के सिरों का विभवांतर, ये जो AC है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी इसी डायरेक्शन में है, तो थीटा बराबर ऐसी कंडीशन में 0 हो जाएगा। जब थीटा बराबर हम 0 करेंगे तो हमको साइन थीटा का मान 0 करना पड़ेगा, और साइन थीटा का मान जैसे 0 करेंगे वैसे हमारे पास E बराबर, चूँकि 0 से जो चीज़ मल्टीप्लाई होगी सब 0 हो जाती है, और 0 आ जाएगा। इसके बाद AB के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना है। AB के सिरों का मतलब हुआ ये विकर्ण आ रहा है। यहाँ पर विकर्ण को आप जानते हैं पाइथागोरस से लगाते हैं, और ये 3 है ये 4 है, तो विकर्ण हो जाएगा 5, क्योंकि 3 4 5 पाइथागोरस नंबर होता है। फिलहाल इसको निकाला गया है। AC को निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ये 25 आ जाएगा, जिसका वर्गमूल 5 होता है। ये आपकी लंबाई आ गई। टेन थीटा ले लेंगे, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा 4/5, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 4/5। हमको साइन थीटा से मतलब है। फिर हम वही सूत्र लगाएंगे, E बराबर BBL साइन थीटा, और हमारे पास आ जाएगा 0.5 × 2 × 5 × 4/5। ये सब कैलकुलेशन रख दीजिएगा। आपके पास 8 पंचे 40 यानी 4 वोल्ट आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन इसमें मैंने बढ़ा दिया अपनी तरफ से, लूप ABC में प्रेरित विद्युत वाहक बल। ये क्वेश्चन भी कई बार परीक्षा में आया है। लूप ABC का मतलब है ये पूरा का पूरा जो लूप बना है इस पर प्रेरित विद्युत, हालांकि इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, तो इसमें आप जान लीजिए किसी लूप में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो 0 होता है। तो ये आपका पूरा आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने 5वें का है। आप इस 5वें का क्वेश्चन को देख रहे हैं। यहाँ पर लिखा है एक उत्तल लेंस में 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है
ये उत्तल लेंस है, इससे 15 सेंटीमीटर दूरी पर ये वस्तु रखी, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर दिखाया गया है और इससे 30 सेंटीमीटर दूर इसका प्रतिबिंब बनता है। पहला प्रतिबिंब पहले पृष्ठ से बनेगा, 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 सेंटीमीटर दे दी गई है। उसके बाद जो है अगर इसे उत्तल लेंस के संपर्क में रख दिया जाए, यानी एक उत्तल है, इसको अवतल लेंस के संपर्क में रख दे रहे हैं। जब रखेंगे तो निश्चित रूप से अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैलाता है। प्रकाश किरण पहले लेंस की वजह से यहाँ आई थी तो वस्तु O का प्रतिबिंब यहाँ बना था, लेकिन जब इसमें अवतल लेंस रख देंगे तो अवतल लेंस की प्रकृति होती है प्रकाश किरणों को फैलाने वाली, ये दोनों तरफ से प्रकाश किरणों को फैलाएगा। तो अब इसका दूसरी लेंस से चिपकाने पर इसका प्रतिबिंब आई डैश पर बनने लगेगा। पहले आई पे बन रहा था, आई डैश बनने लगेगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब कभी ऐसी स्थिति आती है कॉन्टैक्ट लेंस की, तो इसमें जो आई डैश होता है आई के लिए वस्तु का कार्य करता है, वस्तु को इधर ना रह करके इधर मान लेते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको विशेष रूप से हमको ध्यान देना है। अब उत्तल लेंस के लिए पहले निकालेंगे, फिर अवतल लेंस के लिए निकालेंगे। 2 बार हम इसको फार्मूला लगाएंगे, लेंस का फार्मूला लगा देंगे यहाँ पर। उत्तल लेंस के लिए जब हम लगाएंगे फार्मूला तो 1/f = 1/b - 1/u होता है। बी और यू की वैल्यू यहाँ से आप पुटअप करके यहाँ रख दीजिएगा। बी की वैल्यू यहाँ पर रख दिए, यू की रख दिए, 30 और -15 करके रख दिए। यहाँ पर एलसीएम ले लिए, 1 + 2 एलसीएम आ गया और 3/30 आ गया, जिसका 1/10 आंसर आ गया। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर आ गई। हमारे पास पहला कैलकुलेशन आया उत्तल लेंस L1 के लिए, जो हमारा पहला उत्तल लेंस था L1, इसके लिए हमने कैलकुलेशन कर लिया इसके लिए। अब हम L2 के लिए कैलकुलेशन करेंगे। तो अवतल लेंस है L2, अवतल लेंस के बारे में आप जानते होंगे। फिलहाल इसमें U = 30 सेंटीमीटर है, देख लीजिए यहाँ पर U = 30 सेंटीमीटर है और ये वस्तु का कार्य करेगा इसके लिए। तो अवतल लेंस से प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, तो ये वस्तु हो गई, तो ये 30 सेंटीमीटर हो गई। अवतल लेंस से यहाँ की 30 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब बन गया हमारा 30 और 30 60, ये 30 और ये 30 जुड़ जाएगा तो 60 हो जाएगा, यानी प्रतिबिंब यहाँ से यहाँ बन रहा है, तो 60 सेंटीमीटर दूर हो गया। तो यू की जगह पे +30 रखेंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड में सारे कैलकुलेशन है, आपको पता होगा। जो भी राइट हैंड साइड में कैलकुलेशन होते हैं वो प्लस होते हैं, लेफ्ट हैंड के माइनस होते हैं, ऊपर वाले प्लस होते हैं, नीचे वाले माइनस होते हैं। तो ये अवतल लेंस के लिए फार्मूला लगा देंगे और इसके बाद हमारे पास इस तरह कैलकुलेट करने पर जो इसकी फोकस दूरी है 60 सेंटीमीटर आ जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक चित्र बनाया गया है, इसमें लिखा गया है दर्शाए गए परिपथ में 10 ओम का प्रतिरोध प्रवाहित धारा का मान ज्ञात की। 10 ओम का प्रतिरोध है, इसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना, कितनी धारा बहेगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं किरचॉफ का दूसरा नियम लगेगा। एक बंद पास ये बन रहा है आपका और एक बंद पास ये बन रहा है। इन दोनों बंद पास में किरचॉफ का नियम लगाएंगे। किरचॉफ का नियम होता है सिग्मा IR = सिग्मा ई। इस नियम को लगा देंगे। पहले हम लोग लेंगे लूप 1, ये है हमारा लूप 1। कौन सा लूप है, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, इस तरह से आ रहा है, ये पहला लूप हो गया। पहले लूप में क्या है, धारा कितनी है 3I और फिर 6I - I1 = तो इसमें लिखा है प्रतिरोध और धाराओं का गुणनफल का बीजगणितीय योग। प्रतिरोध कितना है यहाँ पर इस लूप में, पहले इस लूप में कितना प्रतिरोध है 3 ओम का, तो 3, और धारा कितनी बह रही है यहाँ से, ये बैटरी जुड़ी है, इससे धारा बह रही है I, 3I प्लस। इसके बाद और देख लीजिए, यहाँ से धारा घूम करके यहाँ आ रही है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे अगर धारा I जा रही है तो यहाँ पे इसको 2 रास्ता मिल रहा है, यहाँ पर इसको 2 रास्ता मिला है, एक ऊपर I1 और नीचे I2। तो एक ऊपर I1 जा रहा है लेकिन यहाँ से I धारा आ रही है, तो कुल मिला के जो धारा बची इसके लिए वो I - I1 बची। ये समझिए I यहाँ से आ रही है, I1 उसी I में से I1 यहाँ चली गई तो यहाँ बची I - I1। तो 6 ओम प्रतिरोध में जो धारा जा रही है वो I - I1 जा रही है। इसको हम उठा करके यहाँ रख देंगे, 6 × I - I1 माने प्रतिरोध गुणित धारा, प्रतिरोध गुणित धारा और बराबर संगत विद्युत भाग बल। देखिए लिखा I धारा गुणित प्रतिरोध करना है हमको, तो धारा लिया I और प्रतिरोध लिया 3, धारा लिया I - I1 और प्रतिरोध लिया 6 और बराबर संगत विद्युत वाहक बल। संगत विद्युत वाहक बल है 4.5 वोल्ट। किरचॉफ का नियम आपने लगा दिया, आशा है आपकी समझ में आ गया होगा। इसको कैलकुलेट कर लेंगे और ये 6 से मल्टीप्लाई होकर 6I - 6I1 हो जाएगा बराबर 4.5। इसको कैलकुलेट करेंगे 3I - 2I1 बराबर 1.5। पहला समीकरण आ गया। यहाँ पर I1 और I1 के बीच में 2 समीकरण मिलने वाले हैं। अब दूसरे लूप पे चले जाएंगे। ये लूप हमारा हो गया, यहाँ भी देखिए 3 वोल्ट की बैटरी है, तो संगत विद्युत वाहक बल यहाँ पे 3 वोल्ट आ जाएगा। किरचॉफ का दूसरा नियम लगाएंगे। देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या है। अगर इस लूप की बात करें तो I1 धारा यहाँ से जा रही है, ये दूसरा लूप हो जाएगा। लूप 2 में किरचॉफ का नियम लगाएंगे। सेम देख लीजिए किस तरह किरचॉफ का नियम यहाँ पर लगेगा और आपके पास इस प्रकार का दूसरा समीकरण आ जाएगा। इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है, 1 और 2 को। जब 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास समीकरण आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग जो है विलोपन विधि का प्रयोग कर देंगे। 3I कट जाएगा और 10 2 12I1 = 1.5 - 1.50 तो I1 का मान 0 हो गया।
I1 का मान दूसरे समीकरण में रखेंगे तो I का मान मिल जाएगा। अब इसने पूछा था 10 एम्पियर के 10 ओम के सिरों पर कितनी धारा बहेगी, तो 10, ये आपकी जो धारा I है 0.5 एम्पियर, ये 10 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर बहेगी। ये 10 ओम था, यहाँ पे हमको धारा का मान निकालना था और ये हमारी धारा 0.5 एम्पियर जो आ गई है ये बहेगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका अथवा पार्ट है, न्यूमेरिकल में इसका अथवा पार्ट है 5वें का घा। इसमें लिखा है x दिशा में गतिशील प्रकाश किरण EY = 300 sin ओमेगा टी माइनस x/c वोल्ट पर मीटर द्वारा प्रदर्शित है। एक इलेक्ट्रॉन y दिशा में 2 × 10⁷ मीटर पर सेकंड की चाल से गति करता है। इलेक्ट्रॉन में लगने वाले अधिकतम चुंबकीय बल की गणना कीजिए। अगर हम चुंबकीय बल की गणना करना चाहते हैं तो हमने जो समीकरण चुना है वो EY = 300 ओमेगा टी माइनस x/c है। इस समीकरण यहाँ पर लिख लेंगे और इसके बाद v का मान 2.0 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है यहाँ पर, ये इसको यहाँ पर लिख लेंगे और इसके बाद एक सूत्र लगाएंगे B0 = E0/c। ये विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। B0 = E0/c। B0 जो है ये चुंबकीय क्षेत्र है और E0 जो है विद्युत क्षेत्र है और अपान c माने प्रकाश का वेग। आप यहाँ पर इनकी वैल्यू रख देंगे। E0 की वैल्यू 300 है, c का मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे 10⁻⁻6 टेस्ला, चूँकि चुंबकीय क्षेत्र है वो टेस्ला में लिखा जाता है, लिख दिया गया। अब E x अक्ष के अंदिश है तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो है x अक्ष के अंदिश होगी, B z अक्ष के अंदिश होगा, क्योंकि आप जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र के हमेशा लंबवत होता है। तो अगर ये x अक्ष में है तो z अक्ष में चला जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगता है उसका फार्मूला होता है F = QE0। यहाँ पर Q माने इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻⁹ और E0 का मान जो होता है वो 300 दिया हुआ है। इसको करेंगे 16×3 = 48, इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो 4.8 × 10⁻⁹ आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल, इसका मान होता है मॉड QBB, यानी QBB के मान जो ही वैल्यू है उसका मॉड लेना है, पॉजिटिव वैल्यू लेना है और इसको आप रख देंगे। Q का मान 1.6 × 10⁻⁻⁹, B का मान 2 × 10⁻7 और B का मान 10⁻⁻6, जो अभी यहाँ पे आपने 10⁻⁻6 निकाला था, इसको यहाँ पे रख देंगे और ये आपका आ जाएगा 3.2 × 10⁻18 न्यूटन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वें का इंगा। 5वें के इंगा में कहा गया है हाइड्रोजन परमाणु 1025 एंगस्ट्रॉम का परावैंगनिक विकिरण उत्सर्जित करता है। इस संक्रमण में संलग्न ऊर्जा स्तरों की क्वांटम संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको क्वांटम संख्या ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि जो इसका परावैंगनिक प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है तो ये निश्चित रूप से परावैंगनिक प्रकाश लाइमन श्रेणी में उत्सर्जित होता है और उसकी तरंग दैर्ध्य होती है RZ² (1/1² - 1/n²). ये लाइमन श्रेणी की तरंग दैर्ध्य का फार्मूला होता है। लेमडा का मान 1025 एंगस्ट्रॉम दिया है, जिसको कि हम लोग मीटर में बदल देंगे तो 1025 × 10⁻10 एंगस्ट्रॉम का मान 10⁻10 होता है। R का मान यानी रेडवर्ग नियतांक है। Z का मान माने यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु है तो Z का मान 1 हो जाएगा, तो RZ² रख दिया। इसके बाद 1/1² ठीक है और 1/n²। यहाँ पर आपको ये कैलकुलेशन करते करते n2 की वैल्यू मिलेगी। ये देखिए सामने आपके सामने कैलकुलेशन है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए हम इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर 1/n² का मान आ जाएगा इतना, और जिससे n2 का मान हो जाए n² का मान ही आ जाएगा इतना, और जिस n2 का मान अंडर रूट कर लेंगे 9.03 तो 3 अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा। तो संक्रमण की क्वांटम संख्या लगभग 3 होगी, क्योंकि क्वांटम संख्या हमेशा पूर्णांक में होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर 4 कंडेंसर लगाए गए हैं और 20 वोल्ट की बैटरी दिखाई जा रही है। तो कह रहा है कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात करो। इस पर जितने संधारित्र सब पर आवेश ज्ञात करो। हमको यहाँ पर इनका संयोजन देखना पड़ेगा। यहाँ पर कौन श्रेणी है कौन समांतर है। 12 वोल्ट की बैटरी जा रही, यहाँ पे आई, यहाँ से धारा का मान बटा, धारा का मान अलग अलग हुआ तो समांतर क्रम, और धारा का मान सेम हुआ तो श्रेणी क्रम। समांतर श्रेणी क्रम का सूत्र होता है, अगर मान लीजिए 6 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड की बात करें तो 6 और 3 ये हो गया आपका श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में 1/c = 1/c1 + 1/c2 होता है। 1/6 और 1/6 इस तरह कैलकुलेट, 1/6 और 1/3 कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2। 1/c1 का मान है इसलिए c1 को पलट देंगे तो 2 माइक्रोफेरेड इसका आ जाएगा। फिर ये 12 और 4 इसका देख लीजिए, ये भी आपका जो है श्रेणी क्रम है, और फिर वही सूत्र लगा देंगे 1/c2 = 1/12 धन 1/4। ये भी उसी तरह से 3 माइक्रोफेरेड कैलकुलेट होकर निकल आएगा। आगे अगर हम बात करें कि प्रत्येक संधारित्र का आवेश कितना है, तो आवेश का फार्मूला होता है Q = CB। हमको सबकी धारिता पता लग गई है, तुल्य धारिता जो कंबाइंड धारिता दोनों की पता लग गई है। तो Q1 = C1B, Q2 = C2B, ये आपका जो है इन दोनों आवेशों का निकल आएगा। C1 का मान है 2 × 10⁻6, यहाँ पे 2 माइक्रोफेरेड निकला था तो 2 × 10⁻6 × 20, तो ये फाइनली हो गया
कैलकुलेट करने पर 4 × 10⁵ कूलाम। इसी तरह Q2 इक्वल टू C2V। अब C2V निकालेंगे तो यहाँ पर C2 का मान दिया हुआ है 3 माइक्रोफेरेड, 3 × 10⁻6 गुणित 20, तो ये हो गया 60 × 10⁻6 जो कि 6 × 10⁵5 कूलाम। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपके सामने कैलकुलेट हो गई, आप इसको देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन 2 × 10�7 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है और 0.3 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में गति कर रहा है। इसके चुंबकीय आघूर्ण की गणना करो। यहाँ पर आपको V का मान दिया है 2 × 10�7, R का मान जो है 0.3 एंगस्ट्रॉम है, जिसको कि मीटर में बदल देंगे तो ये 3 × 10⁻11 हो जाएगा। और आपको चुंबकीय आघूर्ण यानी कैपिटल M का मान निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आप देख लीजिए। पहले हम लोग चुंबकीय आघूर्ण का फार्मूला अगर देखें, पहले सबसे पहले फार्मूला सोचना है तो M = IA होता है। हमको I चाहिए। I निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर I = E/T इस सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। तो E/T और E/2π/B, T माने समय है यहाँ पर, और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्योंकि ऐसे कोई चीज़ घूमेगा तो उसकी परिधि होगी 2πr, ये 2πr होती है। तो समय बराबर दूरी, दूरी माने 2πr इस प्रकार की, और चाल हो गई v। तो ये हमारे पास I का मान मिल गया EV/2πr। फिर हम लोग M = IA फार्मूले को सिलेक्ट करेंगे, M = IA फार्मूले को सिलेक्ट करेंगे, और ये हमारे पास हो जाएगा I का मान, और ये हो जाएगा A का मान माने क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, EVR/2 आ जाएगा। EVR तीनों की वैल्यू रख देंगे और हमारे पास 4.8 × 10⁻23 एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका पूरा आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 7 का अथवा पार्ट में न्यूमेरिकल आया हुआ था। क्वेश्चन 7 के अथवा पार्ट में न्यूमेरिकल आया हुआ था। इस क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन 7 का जो 7वां क्वेश्चन पार्ट था, अथवा में न्यूमेरिकल आया हुआ था। तो इसको देख लेते हैं। इसमें लिखा है एक इलेक्ट्रॉन 0. ये देख लीजिए, इसको दिखा देते हैं आपको। ये देखिए 7वां क्वेश्चन और इसका अथवा पार्ट, ये देखिए न्यूमेरिकल आया। एक इलेक्ट्रॉन 0.3 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 4 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल से 60 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है। इसके सर्पिलाकार पथ की त्रिज्या और इलेक्ट्रॉन किरण का चूड़ी अंतराल, क्रमागत सर्पिलों के बीच की दूरी ज्ञात करो। ये सब क्वेश्चन इसमें आया हुआ है, इसको देख लीजिए, अथवा पार्ट में है। और इसके बाद इसमें जो जो दिया है उसको सबसे पहले आप प्रश्नानुसार करके लिख लेंगे। B यानी जो चुंबकीय क्षेत्र है 0.3 टेस्ला, B का मान दिया है, थीटा का मान दिया है, और ये VL और VH लीनियर वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी भी दी गई है। लीनियर वेलोसिटी का V sin थीटा होता है, वर्टिकल का B cos थीटा होता है। थीटा का मान 60 डिग्री दिया गया, 60 डिग्री प्रवेश कर रहा है, ये निकल गया। थोड़ा सा सवाल टेक्निकल है। इसके बाद आपको पता है कि जो हम लोग त्रिज्या निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या निकालने को कहा गया है, तो त्रिज्या का फार्मूला होता है R = mb/qb। m माने इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 9 × 10⁻³ होता है m का मान। इतना दिया हो तब भी हम लोग रख देते हैं। और v का मान है 2√3 10⁵। और इसके बाद इधर दिया है q माने इलेक्ट्रॉन का आवेश, वो भी जानते होंगे 1.6 होता है। और b होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसका मान 0.3 टेस्ला दिया हुआ है, इसको भी आप देख लीजिए। यहाँ पर ये इसको रख देंगे, ये R की वैल्यू आ जाएगी 6.495 × 10⁻6 मीटर। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में एक फिगर बनाया गया है। यहाँ पर एक प्रेरकत्व जोड़ा है, यहाँ पर एक प्रतिरोध जोड़ा हुआ है, यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा, यहाँ पर एमीटर लगा है। ये आपका प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल स्रोत है जो कि 200√2 sin ωt वोल्टेज उत्पन्न कर रहा है। और यहाँ पर एक ये जो है कुल मिलाकर के आपको समझ में आ रहा होगा, ये LCR सर्किट बना हुआ है। यहाँ पर L है, यहाँ पर C है, यहाँ पर R है। तो आपको पता होगा LCR परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है, Z = √R² + XL - XC का होल स्क्वायर। और ये सारी वैल्यू यहाँ पर XL XC ये सब दिया गया है, इसको आप रख देंगे इसमें। और ये √2500 आ जाएगा, जो 50 ओम निकल जाएगा प्रतिबाधा। तो जो प्रतिबाधा है, अब हमारे पास चूँकि पता है कि एमीटर का पाठ्यांक, एमीटर जो नापेगा वो धारा नापेगा। धारा कितनी आएगी, जो यहाँ इससे सबसे निकल करके आएगी वही धारा आएगी। तो इसका फार्मूला हो गया I = V/Z। इसको अगर हम लगाना चाहें तो I = V/Z, Z यहाँ पर प्रतिबाधा है। तो ये हो गया, VRMS लगा देंगे, VRMS वैल्यू अपान Z, तो 200 और 2/50, और ये फाइनल आंसर आ गया आपका 4 एम्पियर। अब वोल्टेज का पाठ्यांक निकालना है, V = XL - XC × I। कुल मिलाकर के V = IR होता है, ओम से लगा रहे हैं। I हो गया ये, और ये हो गया परिणामी प्रतिरोध XL - XC कंडेंसर और उसका जो है प्रेरकत्व का। तो I और R ये हो गया, दोनों को आप घटा के रख दीजिए यहाँ पर, तो 160 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, तो ये दोस्तों यहाँ पर ये जो जितना भी न्यूमेरिकल था इस सेट का पूरा लग गया है। हम वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहते हैं, तो फिर हम अगले वीडियो में आपको अगले सेट के बारे में बताएंगे।